अकाउंट पेपर एमपी बोर्ड के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है उसका तीसरा वीडियो है ये। अभी तक जो 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं उसको जरूर देखिए। उसमें मैंने मल्टीपल चॉइस, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हमने करवाए हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। आइए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे। टोटल क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स के बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इस एक वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि आने वाले वीडियो को आप देख सको, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये तो गलत है भाई। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जितने भी होते हैं ये सब के सब कैश से जुड़े होते हैं। कैश रिसिप्ट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। कैश अकाउंट एक संपत्ति है, कैश खुद एक एसेट है, और कैश एसेट होने के नाते ये जो है रियल अकाउंट है, ठीक है। सारे के सारे एसेट रियल अकाउंट होते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल अकाउंट है। अगर यहाँ पे नॉमिनल की जगह पे रियल अकाउंट कहता तो हम इस बात को ट्रू मान लेते हैं, लेकिन इसने गलत कहा। इसने कहा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये तो गलत है। तो इसका आंसर फॉल्स होगा, भूलिएगा नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं है, यह रियल अकाउंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये भी गलत है, दोनों बात उलट के कह दिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, ठीक है। दोनों बातें गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन आप देख चुके हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये गलत है, यहाँ पे रियल होना चाहिए था। और दूसरा क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रियल अकाउंट, ये गलत है, यहाँ पे नॉमिनल होना चाहिए था। तो इस तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, ये सही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। तो ये बात तो इसने सही कही कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नो आइटम ऑफ कैपिटल नेचर इज रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सही बात है। कैपिटल नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इस सब के सब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों के ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर दिखाए जाते हैं। तो इसने कहा है कि नो कैश नो आइटम रिकॉर्ड कैपिटल नेचर रिकॉर्ड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सही बात है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट जितने भी कोई भी कैश कैपिटल से रिलेटेड कोई किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन हम उसमें नहीं दिखाते हैं। क्लियर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, तो रेवेन्यू नेचर को दिखाते हैं, कैपिटल नेचर को हम नहीं दिखाते हैं। तो ये बात तो इसने सही कही है कि नो आइटम ऑफ कैपिटल नेचर रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बात बिल्कुल सही है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर के कोई भी ट्रांजेक्शन, पूंजीगत प्रकृति की कोई भी ट्रांजेक्शन हम इसमें नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल सही है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ ऑल कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, ऑल कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल कैपिटल एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को भी फॉल्स माने क्योंकि हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर के अलावा हम लोग रेवेन्यू नेचर को भी दिखाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि पार्टनर्स लोन इज एन इंटरनल लायबिलिटी। बिल्कुल सही है। पार्टनर से लिया गया जो लोन होता है वो इंटरनल लायबिलिटी होता है क्योंकि पार्टनर इंटरनल मैन है, ठीक है। इंटरनल लोग हैं, इंटरनल जो है सो आपका सहयोगी है, ठीक है। वो पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है पार्टनर के द्वारा दिया गया जो लोन है उस वो एक तरह का इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है। तो सर एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, तो जैसे क्रेडिटर्स का कर्जा है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बैंक का कर्जा है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये तो भाई इंटरनल लायबिलिटी है पार्टनर्स लोन, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी पेड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनरशिप डीड नहीं हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए 6% पर एनम के तहत, ये तो गलत है, ये गलत आंसर लगा दिया गया है, ये फॉल्स होगा ना।
अब मुझे बताना है कि क्या इंटरेस्ट ऑन अपसेट्स अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं दिए जाते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही नहीं जाते, मेरी बात ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही नहीं जाते हैं। तो दिए ही जब नहीं जाते हैं तो फिर 6% की बात कहाँ से आई? इसने कहा है, इस स्टेटमेंट में कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। ये तो गलत है, ये सरासर गलत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ये कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% की दर से, तो 6% की दर से इंटरेस्ट ऑन लोन सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन हम 6% की दर से देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जहाँ तक बात है वो तो हम देते ही नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते नहीं हैं, तो ये तो गलत है, ये फॉल्स होगा। यहाँ पर इसको ठीक कर दूंगा मैं PDF में। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर फॉल्स होगा। क्लियर, आगे बढ़े। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज अ पार्टनरशिप फॉर्म एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फॉल। ये सही है भाई, ये ट्रू है। ठीक है, याद रखना कि 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है वो पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप के लिए से जुड़ा हुआ है। तो इसको ठीक कर लेना है, ये भी आंसर गलत लग गया है तो इसका ट्रू होगा। ठीक है, चलिए मैं ठीक करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो गया कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई साहब हम देते ही नहीं है, तो पेड की कहाँ से सवाल आ रही है? तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये सही है, यहाँ ट्रू होगा। आगे बढ़े। टू मेक पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, ये गलत है, ये सही गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पार्टनरशिप डीड होता है वो वॉलंटरी होता है, आप बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते, तो ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए आगे। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, सॉरी 10 नंबर फॉल्स होगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुडविल इज एन टैंजिबल एसेट, सही है, गुडविल एक तरह का अमूर्त संपत्ति है, ये बात भी सही है। चलिए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर कैन टेक प्लेस इन डेथ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन डेथ के समय हो सकता है, ये बात सही है। कोई पार्टनर अगर डेथ कर गया है तो चलो पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ये सही है। आगे बढ़े। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नो पॉसिबल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, ठीक है ना। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज पॉसिबल ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो क्या रिकंस्ट्रक्शन होगा? निश्चित तौर पे होगा। ठीक है, चाहे वो डेथ हो चाहे वो रिटायरमेंट हो, निश्चित तौर पे पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर को। एक चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सही है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी तरह का कोई चेंज होता है तो उससे पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है, सही है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर, ये 3 को देखते हैं फिर से। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये सही है। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है तो भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये भी सही है। और अगर कोई पार्टनर जो है सो 2 या 2 पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी तरह का कोई चेंज होता है तो भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बराबर प्रॉफिट रिसिप्ट रेशियो। अच्छा, प्रॉफिट रिसिप्ट रेशियो देखकर घबरा मत जाना, इसी का ना गेनिंग रेशियो को ही प्रॉफिट रिसिप्ट रेशियो कहते हैं। गेन का मतलब क्या होता है? रिसीव करना, तो इसी को हम प्रॉफिट रिसिप्ट रेशियो कहते हैं। तो गेनिंग रेशियो का क्या सूत्र होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर यहीं पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो की बात करता तो आपका क्या आता? सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। रिटायरिंग पार्टनर हैज नो राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल, ये गलत बात है। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसका भी राइट है, उसकी भी हिस्सेदारी है जो गुडविल है फॉर्म की उसमें। ठीक है, तो ये गलत है बिल्कुल। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द रिवॉल्यूशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रिमेनिंग पार्टनर। ओनली रिमेनिंग पार्टनर को हम क्यों देंगे? हम तो सबको देंगे। रिटायरमेंट के समय अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो भी तो बिजनेस में था, उसको भी मिलेगा। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द रिवॉल्यूशन ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द रिमेनिंग पार्टनर, ये गलत है, हम सबको देते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के समय जो भी प्रॉफिट होगा हम सबको देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रिटायरिंग पार्टनर्स डिजीज पार्टनर, मतलब डेथ, जो डेथ पार्टनर डेथ कर गया या जो पार्टनर रिटायर कर गया, मे बी पेड इन वन लंप सम और इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, सही है। या तो हम उसका जो ड्यूज है एक बार में दे दें, या हम उसको इंटरेस्ट के तौर पर हम अलग अलग इंस्टॉल
इंस्टॉलमेंट में दे दे, दोनों बात सही है। तो ये बात सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर सेवरल टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ये कैसे हो सकता है? किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन एक ही बार होगा। जब पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन एक ही बार होगा, मतलब जीता आदमी एक ही बार है, जन्म एक ही बार लेता है और मरता भी एक ही बार है, ठीक है, बार बार लोग मरते थोड़ी हैं। तो बिजनेस जिस समय मर जाती है, डेथ कर जाती है, उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। तो बिजनेस जिस समय डेथ कर जाएगी और उसके लिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या एक बिजनेस का मृत्यु कई बार होगा? एक ही बार मरेगा वो। तो रियलाइजेशन अकाउंट भी एक ही बार बनाया जाता है, और यहाँ पर सेवरल टाइम कहा है, ये गलत बात कह रहा है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा थोड़ी है, फॉर्म का बंद हो जाना एक अलग बंदी है, पार्टनरशिप में कोई चेंज आ जाना उसमें बंदी हो जाना एक अलग बंदी है। इसमें फर्क ये है कि पार्टनरशिप अगर बंद होता है तो बिजनेस चालू रहती है, लेकिन बिजनेस जब बंद हो जाती है तो पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन होता है उस समय बैलेंस शीट बनाते हैं क्या? बैलेंस शीट कब बनाते हैं? जब आपके पास बुक वैल्यू में कोई संपत्ति हो, कर्ज हो। तो डिसोल्यूशन के समय याद करो, हम तो सारी संपत्ति बेच देते हैं, हम सारे कर्जों का भुगतान कर देते हैं। तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे क्यों जब हमारे पास कोई संपत्ति नहीं, कोई कर्ज नहीं और न बिजनेस, ठीक है, न संपत्ति है, न कर्ज है, न बिजनेस है। हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ना तो वो एसेट का अवेलेबल है, ना लायबिलिटी का, और ना ही हमारे पास किसी अदर कैपिटल वगैरह का डेटा अवेलेबल है। तो बिजनेस तो बंद हो गई, तो बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे हम? सही बात। तो अगर हम ये कहते हैं कि बिजनेस बंदी के समय भी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये तो गलत बात है, ये नहीं करते हैं हम लोग, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्लियर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द बिजनेस इज क्लोज इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बिल्कुल सही बात है कि डिसोल्यूशन जिस समय हम पार्टनरशिप फॉर्म का करेंगे उस समय बिजनेस का तो निश्चित तौर पर डेफिनेट बंद हो जाना है, ठीक है, क्लियर। तो 21 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर चेक करते हैं, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। क्यों बनाएंगे जब हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, जब हमारे पास कोई कर्ज नहीं है, ना हमारे पास कैपिटल है, मैंने सारा कुछ का हिसाब किताब कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, क्यों बनाएंगे बैलेंस शीट? ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे भी तो उसमें क्या डालेंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है, खत्म। अगला 22, द बिजनेस इज क्लोज केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन पर बिजनेस क्लोज होता है, सही बात है। 23, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड एसेट्स शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट में। सही है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स से जो भी पैसा रिसीव होता है, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो, उससे जो भी पैसा रिसीव होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं, सही बात है। 24 नंबर क्वेश्चन, देयर इज नो बुक वैल्यू ऑफ शेयर स्टॉक। ठीक है, शेयर स्टॉक का कोई बुक वैल्यू नहीं होता है, सही बात है, ठीक है। आगे बढ़े 25, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर कंपनी अनलिमिटेड। गलत है, क्योंकि जो लायबिलिटी होते हैं कंपनी के ऑनर का, शेयर होल्डर का, वो लिमिटेड होता है। जितना शेयर में पैसा वो लगाता है उतने के हिसाब से उसको उसकी लायबिलिटी फिक्स की जाती है। हाँ, अगर अनलिमिटेड की बात करें तो पार्टनरशिप का, पार्टनरों का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो शेयर होल्डर के जो लायबिलिटी होते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। आगे बढ़े 26, सिक्योरिटी प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट। सही बात है, अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं, उस पर शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल को प्रॉफिट होगा, लेकिन यहीं पर बात अगर हम डिस्काउंट की करें तो वो आपके लिए कैपिटल लॉस कहलाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर लेते हैं तो कैपिटल प्रॉफिट होगी, अगर डिस्काउंट लेते हैं तो फिर आपको कैपिटल की लॉस होगी, बहुत सीधी सी बात है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब जिसमें कंपनी के बारे में सारी सूचनाएं मौजूद हो। सही बात है, प्राइवेट कंपनी को अपना शेयर बेचना नहीं है, और जब बेचना नहीं है तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की क्या जरूरत है। सही बात कह रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अगर बढ़े, इट इज कंपल्सरी टू पे डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द प्रॉफिट बीइंग अर्न। ये गलत है, इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से पेमेंट किए जाते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के देने के बाद बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये भी कहना मुश्किल है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को निश्चित तौर पे हम पैसा देते हैं प्रॉफिट में से, ये गलत है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस भी सहना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आइए, डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, सही है। डिवेंचर जो है वो प्रीमियम पर दिया जा सकता है, मतलब चुकाया, रिडीम का मतलब चुकाया जा सकता है। तो जो डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, सही, डिस्काउंट पे नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि किसी का कर्ज लोगे और उसको डिस्काउंट पर दे हुए तो क्या वो दोबारा देगा और लेगा भी नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उसको बढ़ाकर दोगे, प्रीमियम पर दोगे। आगे है द नेचर ऑफ डिवेंचर इज द नेचर ऑफ डिवेंचर इज दैट ऑफ अ शॉर्ट टर्म लोन, ये तो गलत है। नेचर ऑफ डिवेंचर का जो नेचर होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म एसेट को जुटाने के लिए हम डिवेंचर को इशू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, डिवेंचर आर ऑल्सो इशूड और कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा भी हम डिवेंचर को इशू करते हैं। आपको याद होगा, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ दो, आपने कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे जिसमें डिवेंचर को किसी एसेट के बदले में हमने इशू किया, ठीक है, डिवेंचर को हमने किसी एसेट के बदले में इशू किया, बात समझ में आ रही है। डिवेंचर को हमने किसी एसेट के बदले में इशू किया, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो डिवेंचर आर ऑल्सो इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। आगे बढ़ते हैं 32, मॉर्गेज डिवेंचर आज कॉल सिक्योरिटी डिवेंचर, सही है। मॉर्गेज करके अगर कोई डिवेंचर इशू होता है तो सिक्योर कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़े 33, बैलेंस शीट शोन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस लास्ट डे द ईयर, सही है। लास्ट डे, ईयर के लास्ट डे हम लोग बैलेंस शीट को बनाते हैं और ये बैलेंस शीट बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं 34, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर परचेज विदिन विच एन ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, क्या फिक्स एसेट्स को हम दोबारा रीसेल करने के लिए खरीदते हैं? ये गलत बात है कि हमारे यहाँ बिल्डिंग जो लगे होते हैं, फर्नीचर हम लगाते हैं, मशीनरी हम लगाते हैं, उसको दोबारा बेचने के लिए नहीं, उसको यूज करने के लिए खरीदते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम किसी संपत्ति को ऑब्जेक्ट को रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, गलत है। आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से डिविडेंड थोड़ी दिए जाते हैं, डिविडेंड दिए जाते हैं प्रॉफिट में से, ठीक है, प्रॉफिट का डिविडेंड होता है, प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कैपिटल में से कहेंगे तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़, लोन पेबल ऑन डिमांड आर शोन एज करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, लोन पेबल ऑन डिमांड पे अगर हम लोन पेबल करते हैं तो इसको करंट लायबिलिटी के तहत हम शो कर सकते हैं, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, ट्रू है ये। 37 नंबर क्वेश्चन, फाइनेंशियल एनालिसिस ओनली बेनिफिशियल ऑफ मैनेजर, ये गलत है। फाइनेंशियल एनालिसिस वो हर पार्ट के लिए, डिपार्ट के लिए जरूरी है और इंफॉर्मेटिव है, बेनिफिशियल है, जो उससे जुड़ा हुआ है, लाइक कस्टमर, लाइक ऑनर, लाइक एम्प्लॉई, लाइक इन्वेस्टर्स, सबके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ओनली मैनेजर के लिए है, ये गलत है। ये मैनेजर के लिए है, लेकिन ओनली कहना गलत है, क्योंकि इसकी जरूरत हर किसी को पड़ती है, हर किसी के लिए फायदेमंद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ जा रहे हो भाई, आओ। हाँ, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस मींस मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सही है। इसके तहत कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम बिजनेस की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी इत्यादि को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं 39, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज जनरली इंक्लूड, बिल्कुल सही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों को शामिल किया जाता है। इसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो इनकम भी निकालते हैं और फाइनेंस की पोजीशन भी हम देखते हैं। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज जनरली इंक्लूडेड, सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सही बात कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड, सही है। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम अर्निंग की कैपेसिटी, बिजनेस की कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो ये सही है। 41 नंबर क्वेश्चन, इन टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेफर्स टू सेल, सही है, टर्नओवर रेशियो सेल को रेफर्स करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कितना आपने बेचा और आप उसका रिटर्निंग कितना।
42 a very high inventory turnover ratio is always treated as a good business। ठीक है, गलत बात है कि अगर आपकी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है और इस बात को आप गुड बिजनेस के तहत दिखाते हैं तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, ध्यान से पढ़ते रहिए। 43 डिक्रीज इन द एवरेज कलेक्शन पीरियड इंडिकेट फॉल्स फास्ट कलेक्शन फ्रॉम डेब्टर। सही है, अगर आपका एवरेज पीरियड अगर डिक्रीज कर रहा है, जैसे आप 364 की जगह पर 7 दिन दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छा कलेक्शन करते हैं मार्केट में जिनके यहाँ आपका पैसा ड्यूज है। आप 364 के बदले में आपने 7 दिन में इसको रिकवर कर लिया। ठीक है, मतलब आपने फास्ट कलेक्शन किया है। ठीक है, तो 43 के लिए। 44 डिक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज एन इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर बढ़ती है तो आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ा है। तो डिक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कमता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से आपका प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज कर जाएगा, ये बात सही है। 45 गुडविल रिटर्न ऑफ सोन इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। जी नहीं, गुडविल अगर रिटर्न ऑफ करती है तो उस समय में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको एज ए ऑपरेटिंग लॉस के तहत नॉन कैश आइटम के तहत हम लोग इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होता है। आगे 46 नंबर क्वेश्चन कहता है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट मीनिंग कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये गलत है। कैश और कैश इक्विवेलेंट लॉन्ग टर्म के साथ साथ सारे टर्म के लिए हम लोग कैश को देखते हैं। ठीक है, तो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत शब्द है। एनुअल डिप्रिसिएशन इज एन नॉन कैश आइटम। सही है, डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। ठीक है, इसके अलावा आपका गुडविल रिटर्न ऑफ भी नॉन कैश आइटम है, जो अभी आपने पढ़ा है ये वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड टू AS3। ये बिल्कुल सही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 से रिलेटेड है। 49 नंबर क्वेश्चन नॉन ट्रेडिंग इनकम आर डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश की गणना करते हैं तो जितने भी नॉन ट्रेडिंग इनकम है, जैसे आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, बिल्डिंग मशीनरी इत्यादि से अगर आपको प्रॉफिट आया है तो आप ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है, चूँकि आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, आप बिजनेस कुछ और चीज़ का करते हो, रेंट कहीं और से आ रहा है, तो ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो इस पार्ट को आपको जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो उस समय में कैश की गणना के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से इस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो ये था आज के क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन, आज के क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ट्रू फॉल्स में। आपसे गुजारिश है कि 2-3 बार और वीडियो को देख लीजिए, बहुत छोटा सा वीडियो है और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। अभी 2 पार्ट और आने हैं जिसमें मैचिंग पढ़ेंगे और 1 वर्ड में जो आंसर लिखने के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद आपका 25 मार्क्स आपके एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर।